चलिए आज 10वीं के सामाजिक विज्ञान क्या पढ़ाने वाला बोले सामाजिक विज्ञान। तो ये मत सोचो कि सामाजिक विज्ञान स्टार्ट आज करने जा रहे हैं, उसके मतलब ये नहीं कि सामाजिक विज्ञान शुरू तो मतलब सब सरे शुरू। सामाजिक विज्ञान के बहुत सारा पार्ट है, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि आज का क्लास जो है आपका 10वीं का सामाजिक विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान से आपका क्वेश्चन कितना आता है, तो सामाजिक विज्ञान में बहुत सारा पार्ट है। जैसे कहने का मतलब इतिहास हो गया, है ना, आपका भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, है ना। जैसे इतिहास पढ़ेंगे तब जैसे इतिहास पढ़िएगा तो इतिहास से यानी हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन जो पूछेगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा आपका हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछेगा या लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको लगभग क्या 6 में से 3 बनाना होता है। लघु जो कि 3 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 6 नंबर का पूछता है लघु, ठीक है। उसी तरह से आपका दीर्घ पूछेगा, दीर्घ को पूछता है 2 को देता है, लेकिन बनाना क्या होता है ये बनाना होता है 4 नंबर का होता है, तो 4 1 4 ऐसे करके। इतिहास अगर 20 नंबर का पूछ रहा है तो 10 नंबर का कहाँ से पूछेगा, 10 नंबर का पूछेगा आपका कहाँ से ऑब्जेक्टिव, और 10 नंबर कहाँ से सब्जेक्टिव, 10 नंबर कहाँ से सब्जेक्टिव। तो ई ऑब्जेक्टिव और ये सब्जेक्टिव, बात समझ गए। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम जानते हैं कि सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव में जो पूछता है वो क्वेश्चन कितना होता है, कहाँ से होता है। सब्जेक्टिव में पूछता है वो क्वेश्चन कितना होता है, कहाँ होता है, और कौन सा पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लेते कि सामाजिक विज्ञान पढ़े तो उसमें इतिहास एक अलग पार्ट हो गया, ये आपका भूगोल अलग पार्ट हो गया, राजनीतिक शास्त्र अलग पार्ट हो गया, ये आपका हो गया अर्थशास्त्र अलग पार्ट हो गया, आपदा प्रबंधन अलग पार्ट हो गया। तो किस पार्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है और कौन सा पार्ट हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें, सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पूछता कहाँ से है। तो क्वेश्चन 80 नंबर सबको पता है कि क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का 2 गो एग्जाम होता है। अब कहेंगे सर 2 गो एग्जाम कैसे होता है सर, 2 गो एग्जाम थोड़ी होता है, एग्जाम तो एक होता है। ये वो तो प्रैक्टिकल होता है, क्या होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल तो आप लोग घड़ी बनाते हैं ना, और जाके जमा कर देते हैं ना। तो सामाजिक विज्ञान में 20 नंबर का आपका स्कूल का अधिकार है वो देगा, ठीक ना। और प्रैक्टिकल आप बना के दीजिए और स्कूल से आपका नंबर मिलेगा। 20 में हो सकता है 15 में मिले, 16 में मिले, 17 में मिले, है ना, 18 में मिले, 19 में मिले। अच्छा रहेगा तो 20 में 20 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 19 18 मिलता है नॉर्मली, इतना नंबर मिल जाता है। बाकी आपका लिखित जो परीक्षा होता है वो 80 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है 80 नंबर का। अच्छा 80 नंबर का होता है तो आप सब कुछ जानते हैं कि 50% तो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी 40 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है। तो 40 नंबर यहाँ से क्या चल जाएगा ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा, और ऑब्जेक्टिव में भी 40 नंबर ऑब्जेक्टिव है। तो 40 दूनी 80 यानी दोगुना क्वेश्चन रहेगा, यानी 80 क्वेश्चन में से आपको कितना बनाना होगा, एक क्वेश्चन हो गया, इसमें से बनाना कितना होगा 40 को आंसर देना होगा, 40 को। अब 40 आप चूज कीजिए आपको कौन सही है, मतलब कौन लग रहा है कि सही है गलत है, ठीक ना। कि अपने अनुसार आप 80 से कोई भी 40 क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा बात यह है कि यहाँ से एक और आप लोग को अपॉर्चुनिटी क्या है कि मान लेते हैं कि अगर कोई इतिहास ही पढ़ा या कोई भूगोल ही पढ़ा, अच्छा मतलब उसको मानते हैं पॉलिटिकल साइंस अच्छा नहीं लगता है या अर्थशास्त्र अच्छा नहीं लगता है, मानते इतिहास से भूगोल खाली पढ़ा। तो इतिहास भूगोल पढ़ा तो इतिहास भूगोल से सबको जा रहा है कि 20 नंबर तो बाबू ने यहाँ से पूछे, 10 नंबर तो इतिहास से पूछेगा ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर भूगोल से पूछेगा ऑब्जेक्टिव। तो आप चाहे 10 नंबर सिर्फ इतिहास से बना दो, चाहे 10 नंबर सिर्फ भूगोल से बना दो, आप 20 नंबर ऐसे भी यहाँ से उठा सकते हो। बात समझ गए। तो 10 नंबर नहीं पूछ के पूछता कितना है, 2 गुना। कितना पूछा है 2 गुना, यानी कहने का मतलब कि 10 नहीं पूछेगा कितना पूछेगा 20, और इसमें कितना पूछेगा 20। ऐसे अगर 40 ही क्वेश्चन पूछता तो 10 ही बनाते, लेकिन पूछ रहा है 2 गुना, तो 2 गुना पूछे। तो यहाँ पे कोई अथवा का मतलब नहीं है। आप चाहे तो 40 वो क्वेश्चन सिर्फ इतिहास से बना दो, 40 क्वेश्चन सिर्फ भूगोल से बना दो, या जो पार्ट आपको सही आता है सही लगता है वो पार्ट से बना दो। इसका मतलब 20 क्वेश्चन अगर इतिहास से पूछा बनाना 10 होता है, तो ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव आप 20 के 20 बना दो। इतिहास सही है तो आपको ज्योग्राफी सही आता है, ज्योग्राफी में 20 के 20 बना दो। तो एक तरह से यहाँ पे आप लोग को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आप इतिहास ही अच्छा से पढ़ें तो इतिहास से पूरा मार्क चले ऑब्जेक्टिव में, आप ज्योग्राफी अच्छा पढ़ें ज्योग्राफी मार्क चलेंगे। अगर दोनों पढ़ें तो दोनों से 40 नंबर पूरा दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, ठीक ना। तो बनाना 40 है, पसंद है, 80 तो बनाना नहीं है, 40 क्वेश्चन छोड़ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
अगर मान लेते हैं कि सबसे हमको आता है, तो सब हम पढ़े हैं सबसे आता है, तो ठीक है सबसे आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो आता है सही आंसर मार के आइए, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, ये तो समझ गए, इतिहास से कितना, इतिहास से आपका क्वेश्चन पूछेगा 20 और भूगोल से क्वेश्चन पूछेगा 20। कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव में। तो खुद सोचो, इतिहास से कितना पूछा, भूगोल से कितना पूछा, अर्थशास्त्र से कितना पूछा 17, और राजनीतिक शास्त्र से कितना पूछा 17, उसके बाद आपदा प्रबंधन से कितना पूछा 6। अब बताओ कितना नंबर हो गया, 20 दूनी 40, 80 नंबर हो गया। यही इतना क्वेश्चन पूछता है। अब किसी को मानते हो ऑब्जेक्टिव में बनाना तो 40 है ना, किसी को मान लेते हैं कि इतिहास है भूगोल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़, है ना। बात समझ गया, बराबर समझ में आई ना। हाँ, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इतिहास पे। इतिहास कहता है कि सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कितना पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाता है। तो सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन सबसे पहले आपको इतिहास की बात करते हैं। तो पढ़ना क्या है, पहले आपको पढ़ना है इतिहास। क्या पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है। इतिहास बाबू रे पढ़ना है। तो इतिहास में ये पढ़ के जब जाइएगा तो यहाँ से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितना नंबर क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इतिहास में टोटल आपको NCERT के अनुसार चले तो 5 चैप्टर, और ऐसे चले हम लोग प्राइवेट बुक से तो 8 चैप्टर है, ठीक है। तो 8 चैप्टर पढ़िएगा तो कितना क्वेश्चन पूछेगा, 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का प्रश्न होता है। लेकिन ये मत सोचिए कि 20 नंबर का प्रश्न है तो 20 नंबर पूछेगा। तो ये 20 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन बनाना ऐसे तो सबसे बांटा रहता है, 5 पार्ट से आपको बांटा हुआ है। इससे 20 पूछेगा, इससे 20 पूछेगा, इससे 17 पूछेगा, इससे 6 पूछेगा, ऐसे बांटा हुआ है। लेकिन 20 नंबर यहाँ से पूछता है, 20 नंबर आपको यहाँ से पूछता है, और भूगोल से पूछता है 20 नंबर, और राजनीतिक शास्त्र भी कितना पूछता है, 17 नंबर पर 17 नंबर पूछता है। कितना पूछता है, 17 नंबर पूछता है राजनीतिक शास्त्र से। और अर्थशास्त्र कितना पूछता है, 17 नंबर ही अर्थशास्त्र पूछता है। इसके मतलब कि इतना नंबर पूछ रहा है तो क्वेश्चन तो दोगुना पूछना है। कितना पूछना है, दोगुना। इसका मतलब कि आपको क्वेश्चन रहेगा 20 नहीं 40 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन। इसमें भी कितना क्वेश्चन रहेगा, 40, दोगुना क्वेश्चन रहेगा। 40 में सब्जेक्टिव में बनाना होता है आधा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपके इच्छा पर डिपेंड है। दोगुना क्वेश्चन है, दोगुना बना दो, लेकिन बनाना आपको ऑब्जेक्टिव में क्या है, 40 को बनाना है, 80 में 40 को। अगर इतिहास है तो इतिहास में बताया कैसे कैसे करना है, ठीक ना। उस तरह से आपको राजनीतिक शास्त्र में 17 पूछेगा, अर्थशास्त्र में 17 पूछेगा, और 6 नंबर का पूछता है आपदा प्रबंधन। तो 6 नंबर का पूछता है, दोगुना क्वेश्चन पूछता है 12 नंबर। आप समझ गए। तो इस तरह से 12 नंबर का आपदा प्रबंधन पूछता है। तो पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इतिहास भूगोल अगर 9th में पढ़े हैं फिर भी एग्जाम दीजिएगा, पास हो जाइएगा, ठीक ना। 9th में पढ़े तो बता रहे इतिहास और भूगोल से क्वेश्चन आएगा तब बना दीजिएगा। पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पास क्या करना है, हमको लाना है कम से कम 70% प्लस मार्क्स। बात समझें। अगर आप यहाँ पे 9th में नहीं पढ़े हैं, आप पढ़े हैं फिर भी नहीं पढ़े फिर भी, पिछले बार का रिकॉर्ड है कि आया था कितना 84%, और इस बार इसको क्रॉस करना है। बात समझ गए, इस बार इसको क्रॉस करना है। हम लोग 85 के आसपास पहुँचा सकते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं, जो कुछ बच्चे ठीक है, तो वो सब आराम से ले जाएं। और इसमें कोई बात नहीं, देखो बाबू, शिक्षा ऐसा चीज़ है कि जो जितना मेहनत करेगा उतना ही लूट के ले जाएगा। तो ये बात समझ लो कि आज आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि कल भी कमज़ोर रहेंगे। मेहनत कल से करना शुरू कर देंगे, कल से आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें आपको क्लास में रटा जाएगा, बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं हो, क्लास में आपको रटा हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से आगे करते हैं बात इतिहास का। इतिहास से कितना क्वेश्चन पूछता है। तो आज तो हम पढ़ाने वाला है इतिहास। क्या पढ़ाने वाला है, इतिहास। इतिहास पढ़ाने वाला है तो इतिहास से क्वेश्चन पूछता है। इतिहास से देखा जाए तो लघुतरीय प्रश्न पूछता है, के गो 6 गो पूछता है, क्या पूछता है, लेकिन बनाना क्या होता है, 3 गो। बनाना क्या होता है, 3 गो। एक क्वेश्चन लघुतरीय कितना का होता है, 2 नंबर का। तो 6 नंबर का पूछता है लघुतरीय। उसके बाद दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछता है 2 गो। क्या पूछता है, लेकिन बनाना क्या होता है, 1 गो। और यहाँ पे अगर बात करें तो 1 नंबर, एक क्वेश्चन कितना नंबर होता है, 4 नंबर का होता है। और यहाँ से आपको आराम से 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव, ठीक ना। सब्जेक्टिव से आपको आराम से यहाँ से कितना क्वेश्चन मिल जाएगा, 10 नंबर मिल जाएगा। और 10 नंबर कहाँ से मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव से। कहाँ से, ऑब्जेक्टिव से। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो दोगुना पूछता है, तो वहाँ से चाहे तो आप 10 नंबर उठाइए, या तो आपको आता है 20 नंबर तक उठा सकते हैं। कितना नंबर तक उठा सकते हैं, 20 नंबर तक उठा सकते हैं, ठीक ना।
क्योंकि क्वेश्चन पूछता है दोगुना, तो आप 20 नंबर तक आराम से उठा सकते हैं। तो आप अगर सिर्फ इतिहास से अच्छा से पढ़े हैं फिर भी आपका 30 नंबर आ जाएगा। कितना नंबर आ जाएगा? 30 नंबर आ जाएगा। अगर ज्योग्राफी भी अच्छा से पढ़ लिए हैं तो 30-30 60 नंबर, काम खत्म, है ना। बस समझ गए? तो ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर की अगर बात करें तो मेनली 8 चैप्टर है। ऐसे एनसीईआरटी के अनुसार चलते कितना चैप्टर है? 6 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है पहले चैप्टर का नाम है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। कहाँ पर बोले? यूरोप में राष्ट्रवाद। अच्छा, यूरोप में राष्ट्रवाद, तो इसमें सबसे पहले जानता है राष्ट्रवाद क्या है। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद हो सकता है चीन में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, मतलब आपका ये कोई और देश का नाम है फ्रांस में राष्ट्रवाद, कोई और देश का। तो राष्ट्रवाद आएगा बात, तो राष्ट्रवाद है क्या, तो इसके बारे में जानेंगे, ठीक ना, जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा चैप्टर है आपका समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद, ये आपका दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर क्या है? हिंद चीन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अच्छा, हिंद चीन क्या है और राष्ट्रवादी आंदोलन क्या है, इस चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो समझाएंगे अच्छा से। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद कहने का मतलब भारत के बारे में पढ़ना, पूरी तरह से गांधी जी के बारे में, सबके बारे में यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद कहता है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण तलाब से नहीं लिखा है, वो तलाब से मान लो। शहरीकरण एवं शहरी जीवन। देखो हिंदी को बहुत ज़्यादा ये मत सोचना, नहीं तो हर एक वर्ड में हमारा गलती निकलता है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक ना। शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सातवां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और क्या बोले? भूमंडलीकरण है। आठवां प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। अच्छा, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद का। प्रेस आया तो गते गते कोई भी बात को फैलाने में हमको आसानी होती थी, बहुत जल्दी एडवर्टाइज हो जाता, कोई बात है बहुत जल्दी लोग जान जाते थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब पढ़ेंगे तो सुनेंगे वहाँ पे कि कानून तो बन चुका था कि किसी को बाहर नहीं निकलना है, लेकिन ये बात किसी को पता ही नहीं था कि बाहर निकलना है कि ना निकलना है ना। तो ये बात क्यों नहीं पता था? क्योंकि उस समय रेडियो ये सब उतना लोग नहीं अफोर्ड कर पाते थे, सुने भी तो चलो ठीक है, सबको नहीं सुन पाते थे। और पेपर ऊपर थोड़ा लेट से जाता था, साप्ताहिक होता था या 2 दिन का होता था, ऐसा करके होता था। तो बहुत सारी खबरें फैलाने में ऐसी होती थी, मतलब दिक्कत होती थी। आज का ज़माना ऐसा है कि देखो एक वो रील्स वायरल हो जाता है, मिनटों मिनट में केवी में व्यू चल जाता है ना, 5 के 10 के मिनटों मिनट व्यू चल जाता है ना। तो क्यों? वो इसलिए होता है कि आज हम लोग इतना डिजिटल हो गए हैं, उस समय इतना डिजिटल नहीं था। डिजिटल नहीं होने की वजह से बहुत सारे खबरें को जानने में, समझने में समय लगते थे, ठीक ना। आज कोई भी खबर को निचोड़ निकाल के आपको देते हैं, खबर देता है मतलब 5 मिनट में 100 खबरें धराधर पढ़ देता है ना। 5 मिनट 100 खबरें रफ्तार से पढ़ता है, तो 100 खबरें आपको नहीं भी टाइम है तो 5 मिनट देख लीजिए, है ना। तो आज क्या है, बहुत ही ईजी वे में सभी को पता लग जाता है, कोई एडवर्टाइजमेंट तुरंत चल जाता है, गंजे को बाल उगाएं, है ना, ऐसा ऐसा प्रचार जाता है, कहे मत करो। तो इस तरह से आपको 8 चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 8 चैप्टर के बाद तो सबसे पहले हम पहला पढ़ते हैं राष्ट्रवाद यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप में। यूरोप में राष्ट्रवाद है क्या, बात समझिए। राष्ट्रवाद पहले क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रवाद होता क्या है। यूरोप में बाद में समझेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद बार बार शब्द आएगा। राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रवाद जो शब्द है, बात समझिएगा, राष्ट्रवाद जो शब्द है ये अपने राष्ट्र की प्रति सच्चा निष्ठा भावना रखना, सोच रखना, ये राष्ट्रवाद है। अब सच्चा भावनाएं, निष्ठा, विश्वास, ये सब रखना, सोच रखना क्या है सब, है ना। तो सिंपल बात हम समझते हैं। आप लोग यूट्यूब वगैरह देखते हैं ना, यूट्यूब वगैरह, और बाकी आप लोग यूट्यूब पर ही हैं, तो यूट्यूब वगैरह देखते हैं। तो यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में कभी देखते होंगे कि आ जाता होगा ये पाकिस्तान और इधर आता होगा हिंदुस्तान या भारत, हिंदुस्तान या भारत, इसी को इंडिया जो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत भी कहते हैं, है ना। हिंदुस्तान नहीं, भारत ही कहते हैं, भारत। तो जैसे भारत के बात आता है तो एक बात समझना, ऐसे करके रहता है, और यहाँ पर लिख देगा तोप, क्या लिख देगा, तोप। जैसे बोलेगा कि पाकिस्तान में तोप है 20 गो, अब भारत में बोल देगा कि 200, तो हम लोग माने खुश हो जाते हैं,
है ना। मन में क्या हो जाता है, खुश होता है, इसी भारत है, देख रहा 200 रख ले है, ऐसे बोलता है ना। तो ये जो भावना आपके अंदर आया कि 200 तोप है और पाकिस्तान में 20 तोप है, हमारे यहाँ ज़्यादा तोप है, ये जो अंदर से जो खुशी होती है, ये जो भावनाएं निकलती है, ये भावनाएं किसके प्रति दर्शाता है? राष्ट्रवाद। किसको दर्शाता है? राष्ट्रवाद को। फिर बोल देगा और मानते हैं कि सेना बोल दिया, यहाँ मानते हैं 50,000 और यहाँ मान लेते हैं कि कह दे कि 175,000, इतना 170। तो जब इस तरह से बोला जा रहा है तो आपको लग रहा है कि ये बहुत है ना। ये जो खुशी जो होती है और ये जो सोच के आप लोग जो सोचते हैं कि हम भारतीय हैं और इतना जो ज़्यादा है उससे भी बड़ियार है, उससे भी बड़ियार है, वो देश से भी बड़ियार, मतलब ये सब जो हम लोग सोचते हैं, ये क्यों सोचते हैं? यही है राष्ट्रवाद। यही क्या है? राष्ट्रवाद। बात समझें। कभी कभी देखते हैं चाइना से कंपेयर किया जाता है, चाइना में मान लेते हैं कि 20 गो टैंक है या 500 टैंक है। भारत में अगर कह दिया जाए कि चाइना में 500 टैंक है, मान लेते हैं 500 टैंक है, और भारत में टैंक है 200 या 300 या 400, मान लेते हैं 400 टैंक है। भाई ऐसा हमको डाटा तो नहीं कुछ पता है, ठीक ना, लेकिन हम बता रहे हैं, मत सोचना ये राष्ट्रवाद समझा रहे हैं, ये मतलब इतना ही टैंक है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक ना। तो मान लें 400 टैंक, कितना टैंक है? 400 टैंक है। तो हम लोग मने मने थोड़ा सा उदास हो जाते हैं कि बताओ चाइना में 500 टैंक है, भारत में 400 टैंक है, मजा नहीं आया। ये जो अपनी मतलब वृद्धि को देखकर खुश होना और अपनी डिनोसिएशन को देखकर नाराज होना, ये अंदर से एक भावना जो आपको उत्पन्न हो रहा है, यही भावना क्या है? राष्ट्रवाद है। क्या है? राष्ट्रवाद है। यानी कहने के मतलब सिंपल समझना, अपने राष्ट्र की प्रति, अपने राष्ट्र की प्रति सच्चा निष्ठा भावना ये सब रखना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्र के प्रति भावनाओं को राष्ट्रवाद करना, सच्ची भावनाओं के साथ जुड़े रहें, उसका राष्ट्रवाद करते हैं। अब राष्ट्रवाद कहने का मतलब राष्ट्र एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता को बाहक करती है। क्या करती है? बाहक करती है। कहने के मतलब कि अगर मान लेते हैं और थोड़ा सा आगे चले बात समझें, अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ से गए हैं कहाँ? यहाँ से गए हैं मुंबई। कहाँ गए हैं? मुंबई। और जब मुंबई गए हैं या इसकी मुंबई गए हैं तो मुंबई मान लेते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं या कोई जॉबे कर रहे हैं, वहाँ पे आपस में कोई दिख गया बिहारी। क्या दिख गया? बिहारी। और हम भी कहाँ हैं? बिहारी। तो अंदर ही अंदर मन में खुशी दिख रहा है, हम लोग तो एक ही क्षेत्र के हैं। ये क्षेत्र भावनाओं जो उत्पन्न हुआ, क्षेत्र भावनाएं जो उत्पन्न हुआ, ये क्षेत्रवाद है ना। लेकिन अगर हम लोग वहाँ ये नहीं देखें कि हम बिहारी हैं, ये देखें कि हम इंडियन हैं, या तो मान लेते हैं कि कोई गया हुआ है अमेरिका। कहाँ गया हुआ है? अमेरिका। और अमेरिका में जब हम लोग देखते हैं कि हम इंडियन हैं और एक और कोई इंडियन मिल जाए, तो आपस में जो कॉम्बिनेशन, जो बातचीत जो होती है, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है, उसको क्यों? क्योंकि इस बात को दर्शाता है कि हम लोग उस क्षेत्र से, एक ही क्षेत्र से हैं और एक ही मतलब संस्कृति से हैं, एक ही समुदाय से हैं, और इसीलिए हम लोग में वो भावनाएं उत्पन्न है, मतलब उत्पन्न हो रही है। वो भावनाएं वो भावनाओं हम लोग अंदर है कि हम लोग वहाँ के हैं, और ये अंदर से खुशी आ रही है कि चलो एक साथ मिल गया, है ना। तो ये सब जो उत्पन्न हो रहा है आपके अंदर, मन में भावना जो उत्पन्न हो रही है, ये क्या है? यही है राष्ट्रवाद। क्या है? यही है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद कहने का मतलब क्या? अपने देश के प्रति प्रेम की भावनाएं जो है क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावनाएं जो है क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद। बात समझ गए? लेकिन राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप में। अब यूरोप की बात करें तो मैप तो बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक बात समझिएगा, यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप बाबूरे अगर मान लेते हैं कि पूरा वर्ल्ड है, क्या है कि पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड है, तो ये आपका जो है, ये आपका अमेरिका है, ठीक ना। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ऐसे मैप आप लोग को हम दिखा देंगे। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक देश है, तो द्वीप है, जिस द्वीप का नाम आप लोग जानते होंगे, कौन सा है? अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका के ऊपर में एक द्वीप जो है, ये इटली है, ऊपर में जो द्वीप है
इसको बोलते हैं यूरोप। और यूरोप के ऐसे जो एक द्वीप है इसको हम लोग बोलते हैं अरब। अरब एशिया में ही आता है, लेकिन अरब वाला क्षेत्र है। और यहाँ से एक नहर भी निकला है ना, तो बताएगा कौन सा नहर है? पहले ये सागर कौन सा है? लाल सागर है ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे ये ऐसे फैलते फैलते ये पूरा एशिया का पार्ट है ना। किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है, जो कि यहाँ पे आपका भारत है। बात समझ गया? ये आपका नीचे भी आ जाता है। यहाँ पे एक देश है ऑस्ट्रेलिया, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है ना। तो ऐसे कर करके तो हम लोग यहाँ के बारे में पढ़ेंगे। ये है यूरोप, क्या है? यूरोप। और ये है भारत, ये क्या है? भारत। तो हम लोग ऐसे कंबाइन करके पढ़ेंगे। बात समझे? ऐसे समझे कि हम लोग पढ़ कहाँ के बारे में रहे? यहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं। और है कहाँ पे हम लोग? यहाँ पे। बात समझ गए? कोई दिक्कत? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, यूरोप में किस किस देशों के बारे में पढ़ेंगे? यूरोप में एक दो देश है नहीं, यूरोप में बहुत सारा देश है। आपको देश की अगर बात करें तो यूरोप में आपको मिल जाएगा कौन सा? यूरोप में मिल जाएगा फ्रांस, जर्मनी, इटली, है ना। आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रिया, है ना। और एक और बात, थोड़ा सा विवाद रहता है रूस को लेकर, क्योंकि रूस की राजधानी यूरोप में पड़ता है, लेकिन रूस का ज़्यादा क्षेत्र पड़ता है एशिया में। कहाँ पड़ता है? एशिया में। तो थोड़ा सा रूस के लेकर विवाद होता है, मतलब रूस, लेकिन बात है कि राजधानी जहाँ पे है जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में उधर चला जाता है। तो रूस एशिया में होते हुए भी कहाँ गिनाता है? यूरोप में। कहाँ गिनाता है? यूरोप में। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फ्रांस, इटली, जर्मनी के बारे में तो जानेंगे, लेकिन उससे जानने से पहले सबसे पहले एक बात करते हैं कि फ्रांस, इटली, हाँ, दो तीन देश का नाम याद रखना थोड़ा सा। फ्रांस, इटली और जर्मन ठीक ना। जर्मनी। अब बात समझना, फ्रांस, इटली, जर्मनी की अगर हम बात करें तो फ्रांस में अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्रांति हुई थी। उस क्रांति का नाम बता सकता है? फ्रांसीसी क्रांति। क्या बोले? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, इटली कहाँ है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले बात करिएगा कि ये है आपका यूरोप। इमेजिन कीजिए कि ये क्या है? यूरोप है। नीचे में है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। और ये यूरोप भूमध्य सागर में लटका हुआ एक देश है जिसका नाम है इटली। क्या नाम है? इटली। ये यूरोप है। यूरोप के सबसे इधर की ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। और यहाँ पे एक देश है जिसका क्या नाम है? जर्मनी। क्या नाम है? जर्मनी। और यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है इटली। क्या नाम है? इटली। और यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। और इतना आप समझ जाइएगा तो फिर आपको कॉम्बिनेशन करने में आसानी होगी। क्रांति कहाँ पे हो रही है बाबू रे? फ्रांस में। और इधर की ओर रूस है। क्या है? रूस है। कौन है? रूस है। अब फ्रांस में क्रांति हो रही है, जर्मनी क्यों पढ़ना है, ऑस्ट्रिया क्यों पढ़ना, इटली क्यों पढ़ना, इसके बारे में आपको समझना है। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति हो रही है तो दो तीन को डेट याद रखना। डेट क्या है बाबू? डेट पहले 1789। ऐसे 9th में कौन कौन पढ़ा है हिस्ट्री? हमसे 1789 9th में कौन पढ़ा है? पढ़ा है ना? हाँ, तो 9th में जो मुझसे पढ़ा है थोड़ा बहुत यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा। एक तिथि याद रखना 1830 और एक तिथि आप याद रखना 1848। 1789 इसलिए याद रखना है कि 1789 में क्रांति हुई थी, जो हम फ्रांसीसी क्रांति की आज बात कर रहे हैं। कब हुई थी? 1789 में। और 1830 इसलिए याद रखना है और 1848 कि ये दोनों जो तिथि है, एक यहाँ पे एक और 30 में क्रांति हुई थी उस, क्योंकि ये तो क्रांति हुआ, उसके बाद एक कानून में क्या हुआ? लुईस सलाना को गिलोटिन चला दिया, मर गया। वहाँ से रॉबेस्पियर वहाँ से अलग अलग बट गया। लेकिन वहाँ के बाद जो गद्दी संभालता है वो आता है नेपोलियन। कौन आता है? नेपोलियन। उसको भी हटाया गया। फिर एक 48 में यहाँ पर 3 लड़ाई हुआ था। कितना लड़ाई हुआ था? 3 क्रांति हम लोग पढ़े है ना। कितना क्रांति? 3 क्रांति। लेकिन सबसे फेमस क्रांति कौन है?
तो फ्रांसीसी क्रांति। लेकिन फ्रांस में हुआ कितना क्रांति? 3 क्रांति। ये मत समझना कि लुई सोलामा मर गया तो क्रांति खत्म, क्रांति हो ही रहा है। उसके बाद लुई सोलामा के बाद राजा आता है चार्ल्स दसम, उसके मतलब नेपोलियन आता है, फिर उसके बाद आता है आपको लुई फिलिप्स करके आता है, 5-6 गो राजा आता है, ठीक ना। उसके बाद भी लुई सोलामा के बाद 4 राजा आता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्रांति आपका चल ही रहा है, ऐसा नहीं क्रांति खत्म हो जाता है। 30 में भी उसको हटाया जाता है, फिर 48 में भी हटाया जाता है। जब यहाँ पे, क्योंकि हर कोई यही चाहता है। देखो फ्रांस में जो लड़ाई लगवाने का जो काम किया था वो सबसे पहले काम किया था ऑस्ट्रिया, ठीक ना, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया क्यों काम किया था ये बात जान लीजिए। ऑस्ट्रिया इसलिए काम किया था कि यह की एक रानी थी। और दूसरी बात और था, ऑस्ट्रिया इसलिए काम किया था, जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे अंतुआनेट कहाँ की थी ये सब। तो ऑस्ट्रिया इसलिए काम किया था कि ऑस्ट्रिया अगर चाहता था कि फ्रांस में अगर राजतंत्र खत्म हुआ तो मेरा भी गद्दी खतरा में पड़ जाएगा, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि फ्रांस में राजतंत्र खत्म हो। नहीं तो फ्रांस में तो राजतंत्र कब भी खत्म हो गया, लुई सोलामा मार देने के बाद खत्म हो गया था। लेकिन ये कभी नहीं चाहता कि फ्रांस में राजतंत्र खत्म हो, क्योंकि जानता था कि अगर फ्रांस में राजतंत्र खत्म होगा तो फ्रांसा में तो यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जर्मनी को इतने पार्ट में बांट दिया गया, 300 पार्ट में बांट दिया गया, जर्मनी का 300 क्षेत्र में बांट दिया गया, ठीक ना। तो जर्मनी में तो टेंशन है नहीं, यहाँ पे राजतंत्र था तो इसको खतरा होता, यहाँ पे खुद ही कब्जा किए हुए था, ये भी कब्जा किए हुए था, है ना। यहाँ पे पढ़ेंगे अलग अलग सिसिली द्वीप अलग, मतलब इतना इसको 7-8 पार्ट में 7-9 पार्ट में लगता है बांटा था इसको, ठीक है। तो इसको अलग कब्जा किया हुआ था। उसके बाद ये चाहता था कि यहाँ पे कभी भी राजतंत्र खत्म ना हो, इसीलिए। और जनता का चाहता था कि हमेशा राजा को हटाया रहता था। पहला बार हटाया 1789 में, दूसरा बार हटाया 1830 में, तीसरा बार हटाया आपको 1842 में, बात समझे। उस तरह से राजा को लोग क्या करता, हटाते रहता था। फाइनली यहाँ के बाद ये स्वतंत्र हुआ, और ये जब स्वतंत्र होता है तो इसके बाद यही चाहता है कि हम भी स्वतंत्र हों, है ना। ये भी चाहता है हम भी स्वतंत्र हों, सब चाहता है कि स्वतंत्र हों, क्योंकि आखिर स्वतंत्रता के बीच कहीं ना कहीं तो वो आएगा ना। फिर हम इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। इंग्लैंड में भी सबसे औद्योगिक क्रांति कहाँ से आया, वहाँ से आया। तो ये सब क्या है कि सिंपल सी बात समझिएगा। स्वतंत्रता के जहाँ तक बात करें तो स्वतंत्रता सबसे पहले जो है यूरोप में, यहाँ से जो हम लोग का बुक में दे दिया गया है, यहाँ से पढ़ के और गते गते इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑस्ट्रिया के बारे में, फिर इटली के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। इतना आपको इस चैप्टर में पढ़ना है ना। उसके बाद अगले जो चैप्टर है, अगला चैप्टर है, अच्छा एक बात बताना, अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर का नाम बताया था, समाजवाद एवं साम्यवाद, नहीं बताता है, समाजवाद एवं साम्यवाद। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति देखा जाए तो लुई सोलामा का शासनकाल का क्या हुआ था, अंत हुआ था। और 1789 की आप लोग का नोट्स दे देंगे, ठीक ना, आप लोग नोट्स दे देंगे, क्योंकि बहुत सारा बात ऐसा है जो कि नोट्स में लिखिएगा तब तो समझ में आएगा। तो कहता है 1789 में वहाँ से फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और लुई सोलामा का किया गया था, हटाया गया था। 1789 में क्रांति का बाद लुई सोलामा के राजशाही का क्या हुआ था, अंत हुआ था। तो ये सब के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद फिर जानेंगे मेजनी कौन था, काउंट काबूल कौन था, गैरिबाल्डी कौन था, ये सब का जीवनी कैसा रहा, ये सब कैसे योगदान हम लोग को दिया, कार्ल मार्क्स कौन था, है ना। तो कार्ल मार्क्स का आखिर बुक को हम लोग बाइबल क्यों कहते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको पूरा बुक सही से, मतलब पूरा जो चैप्टर है तो ये समझना होगा। समझने के बाद जितना भी हम बातें बोलते जा रहे हैं उस सब बातें फिर खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा। तो इस क्लास को आज यहाँ पे एंड करते हैं, और कल से स्लाइड लगेगा, तो कल से आपको फिर हम पढ़ाना, मतलब इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।